हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अरावली जो श्रेणी है, ये देख रहे हैं, ये लाल का, ये अरावली श्रेणी है। ठीक है, अरावली श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है और सबसे ज्यादा अधिक विस्तार कौन सा राज्य में है? तो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित। ठीक है, तो चलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का उपनाम यानी राजस्थान का, ये जो देख रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है ये राजस्थान का क्षेत्र है। ये देख रहे हैं, ये पूरा कौन है? राजस्थान का क्षेत्र है। ये गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। ठीक है, यहां तक दिल्ली। तो उपनाम, अरावली पर्वत श्रेणी का उपनाम राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के लोग अरावली पर्वत को कहते हैं अडावल। क्या कहते हैं? अडावल पर्वत। और बाकी पूरे विश्व में इस पर्वत को अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उपनाम ये याद रखिएगा, अडावल या अरावली पर्वत। स्थिति कहां है? अरावली जो पर्वत है ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो गुजरात में फैला हुआ है। देखिए, ये गुजरात है, ये पूरा का पूरा यहां तक का, तो हल्का सा गुजरात में फैला हुआ है। और 80% भाग राजस्थान में फैला हुआ है। तो राजस्थान होगा। ठीक है, जहां पे कितना प्रतिशत? 80%। अरावली पर्वत श्रेणी का 80% भाग का विस्तार कहां है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हरियाणा। राजस्थान के बाद ये हरियाणा का क्षेत्र में भी अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, और कहां तक? तो केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा दिल्ली तक, यानी दिल्ली तक इसका विस्तार है, जिसे रायसीना पहाड़ी भी कहा जाता है या दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्थिति में आएंगे तो गुजरात से लेकर कहां तक है? तो दिल्ली तक, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में इसका विस्तार है। और ये जो पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी अरावली पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा विस्तार है। ठीक है, पाकिस्तान का कहां? तो सिंध प्रांत में। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि अरावली पर्वत स्थित है कहां? तो राजस्थान। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार सर्वाधिक कहां है? तो राजस्थान है, लगभग 80% है। ठीक है, स्थिति और ध्यान से समझिए। अरावली पर्वत को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। ये जो अरावली पर्वत देख रहे हैं राजस्थान में, ठीक है, यहां तक का, ये पर्वत को कहा जाता है उत्तरी अरावली पर्वत श्रेणी, ये पूरा। इसके बाद यहां से लेके ये जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मध्य अरावली पर्वत। और इसको कहा जाता है राजस्थान में ही पूरा ये क्षेत्र को दक्षिणी अरावली पर्वत। ठीक है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर प्रश्न पूछता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या फिर प्रश्न पूछेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इस तरह से यहां से प्रश्न बनते हैं। तो इसको समझिए कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं उत्तरी अरावली, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है यहां पर, इसको कहा जाता है रघुनाथगढ़। ये कौन सा चोटी है? रघुनाथगढ़। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। ठीक है, उत्तरी अरावली का। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है नाग पहाड़ी, और इसकी जो ऊंचाई है 795 मीटर है, मध्य अरावली का। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना मीटर? 1722 मीटर है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिणी अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वो आगे
पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझिए कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी पुराणों में अरावली श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुराणों में इसका परिपत्र के नाम से जाना जाता है। पुराणों में अरावली पर्वत श्रेणी को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, तो परिपत्र के नाम से उल्लेखित किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरावली पर्वत परिपत्र। उत्पत्ति यदि कहा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति कब हुई, तो ये हुई प्री कैम्ब्रियन कल्प में, ठीक है। कहा हुआ, प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसे माना जाता है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन कल्प, ये यानी एक काल का सबसे प्राचीन काल माना जाता है, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति मानी जाती है, और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ठीक है। यानी सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाए तो कौन होगा, अरावली पर्वत, ठीक है। और सबसे नवीन पर्वत कहा जाए तो कौन होगा, तो हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, यानी नया, ठीक है। यानी इसका बाद में ही निर्माण हुआ, कहा जा सकता है कि हाल ही में इसका निर्माण हुआ। हाल ही का मतलब यानी जितने पर्वतों में सबसे नया पर्वत कौन है, तो ये है अरावली पर्वत। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो वो है, सबसे नया पर्वत है हिमालय पर्वत, और सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत है, ठीक है। इसके बाद अवशेष पूछा जाए कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये किसका अवशेष है, यानी अंकारा लैंड का अवशेष है, या गोंडवाना लैंड का अवशेष है, किसका अवशेष है, या तेथी सागर का अवशेष है। तो अवशेष है किसका, तो याद रखिएगा ये जो अवशेष है ये है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी किसका अवशेष कहा जाता है, तो गोंडवाना लैंड का। ये जो पूरा का भारत का देख रहे हैं, ये इंडियन प्लेट, और नीचे और जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इधर जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो प्लेट है जास्कर तक का, ये जो पूरा प्लेट आप देख रहे हैं रूस वगैरह मंगोलिया वगैरह फैला हुआ, वो कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट वाला अंगारा भाग है, और ये वाले जो भाग है ये है गोंडवाना भाग। तो अरावली जो पर्वत है ये गोंडवाना भाग का हिस्सा है, और बीच का जो था यहां पे तेथी सागर था, इसी के अवसादों से हिमालय टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अरावली पर्वत श्रेणी को कहा जाए कि किसका अवसाद है, तो ये अवसाद होगा गोंडवाना लैंड का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। इसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी कैसी प्रकार की पर्वत है, अवशिष्ट है या वलित है, किस प्रकार का पर्वत है, तो याद रखिएगा अरावली जो पर्वत है वो अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। कैसा, अवशिष्ट अरावली पर्वत, नीलगिरी वगैरह ये सब अवशिष्ट पर्वत है। और ये हिमालय जो है ये वलित पर्वत है, क्योंकि ये दोनों टक्कर से इसका यानी उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। ये अवसादों से बना है, ठीक है, जबकि ये पूरा ग्रेनाइट वगैरह से इसका निर्माण हुआ है, और ये सबसे प्राचीन भी है। और ये इसके अपर्दन से ये बहुत ऊंचा शिखर हुआ करता था, लेकिन अपर्दन होने के कारण इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कमती चली गई, ठीक है। यानी जो कठोर चट्टान था वो बरकरार रहा, और जो मुलायम चट्टान वो कट कर या कहा जाता अपर्दन होकर चारों तरफ फैल गई, ठीक है। तो ये अवशिष्ट पर्वत है, याद रखिएगा। जब पर्वत पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे कि अवशिष्ट किसे कहते हैं, वलित किसे कहते हैं, या ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, पूरा विस्तार से बताएंगे। चोटी पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर। कौन सा, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंची है। 1700 कितना, 22 मीटर ऊंची है। और ये है कहां, देखिए ये है राजस्थान में, ये यहां से देख रहे हैं, ये पूरा का ये राजस्थान है, ये गुजरात है,
यहां से लेकर के और पूरा ये देख रहे हैं गुजरात, तो यहाँ पे गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर कितना 1722 मीटर और ये दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। और कहा जाए अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और कहा जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी, देखिए सॉरी उत्तरी अरावली ये राजस्थान में, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ चोटी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। कितना है 1055 मीटर। कौन सी, तो उत्तरी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ऊंची रघुनाथ गढ़, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिए नाग पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी, नाग, नाग पहाड़ी से ही लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में यानी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो नाग पहाड़ी इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझिए, कभी कभी क्रम में सजाने के लिए भी पूछेगा। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंचा। ठीक है, और ये कहां, तो ये है आपको जयपुर के निकट। ठीक है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नाग पहाड़ी 795 मीटर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर 1722 मीटर। लेकिन अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर यही होगा सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा। और इसी के पास माउंट आबू स्थित है, माउंट आबू, जहां पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है माउंट आबू पे। ठीक है, इसके बाद जलवायु पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास की जलवायु क्या है, तो याद रखिएगा उपार्ध। ठीक है, उपार्ध जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कहां, तो अरावली पर्वत श्रेणी के पास में। ठीक है, मिट्टी पूछा जाए तो यहां पे जो मिट्टियां पाई जाती है वो है आपको काली मिट्टी, काली मिट्टी यहां पे पाई जाती है। ठीक है, अरावली श्रेणी के पास कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां पे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान के जो ये सब क्षेत्र है, यहां पे काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, जहां पे कपास की उत्पादन सर्वाधिक होता है। और यहीं पर अहमदाबाद के आसपास जितना ये सूती वस्त्र के बहुत ज्यादा मात्रा में मिलें पाई जाती है। ठीक है, सूती वस्त्र का, तो जहां पे कपास होगा वहीं पे कपड़े बनाने का अधिकांशता मिल पाया जाएगा। ठीक है, तो काली मिट्टी की प्रधानता इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। वर्षा पूछा जाए कि वर्षा कितना होता है, तो 50 से 90 सेंटीमीटर यहां पे वर्षा होती है अरावली के पास में। अरावली पर्वत श्रेणी के पास औसत जो वर्षा है वो कितना सेंटीमीटर है, तो याद रखिएगा 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है अरावली। और इस क्षेत्र में सघन वन पाया जाता है, सघन वन पाया जाता है। क्यों, आगे हम बताएंगे। विशेषता क्या है, ध्यान से समझिए, किसका, अरावली पर्वत श्रेणी की विशेषता क्या है, तो ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, यदि कहा जाए तो दुनिया का यानी विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है या पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे पर्वत जो श्रेणी है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी विशेषता और क्या विशेषता है, तो ये अरावली को उत्तरी राजस्थान को उत्तरी और दक्षिणी भाग में ये बांटती है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में ये बांटती है, कौन, अरावली पर्वत श्रेणी। और विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता अरावली पर्वत की विशेषता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां जितना भी है,
ये सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी और इसके जितनी भी सहायक नदी है, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, या जितनी भी सहायक नदी है, इसके जल को एक तरफ बांटने का काम ये करती है, और गंगा नदी के सहायक नदियों का जल को एक तरफ बांटने का काम करती है। अर्थात सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के जल का विभाजन कौन करती है? तो अरावली पर्वत। यानी इस नदी का सारा जल इधर ही जाएगा और इस नदी का यानी गंगा नदी का सारा जल इस पूरब दिशा में ही जाएगा। यानी बंटवारा का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वत। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, याद रखिएगा। विश्व दुनिया की सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, राजस्थान को उत्तरी दक्षिणी में बांटता है और सिंधु और गंगा जल को विभाजन का कार्य करता है। शोक कहा जाता है, यानी शोक अरावली पर्वत को शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? ठीक है, तो ये है राजस्थान का शोक कहा जाता है। ठीक है, किसे? तो अरावली पर्वत। जैसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, इसी प्रकार पूछेगा चीन का शोक हांगो नदी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक उसी प्रकार राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? तो अरावली पर्वत। क्यों कहा जाता है? तो इसको ध्यान से समझिए, छोटा मैप बनाकर आपको बताते हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये भारत है। ठीक है, यहां से ये पूरा का पूरा ये भारत, यहां विषुवत रेखा गुजर रही है। ये कौन सा विषुवत रेखा? और यहीं पे आपको कर्क रेखा है। ठीक है, और ऊपर होगा। ठीक है, कहां पे कर्क रेखा? यहां पे आपको कर्क रेखा। ठीक है, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और इसके नीचे जाएंगे तो मकर रेखा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी दिशा में, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास से मकर रेखा। अब जो हवाएं चलती है वो इस ओर से चल रही है, और इस ओर हो जाने के कारण, ठीक है, इस दिशा में दो मॉनसून हवाएं लेके चली आती हैं। ठीक है, एक चली जाती है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। ये दक्षिण पश्चिम हवाओं में जब पवन पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से इसे बताएंगे। तो देखिए, एक हवाएं इस तरह से प्रवेश कर रही है और एक इसका एक शाखा अरब सागर में इस तरह से और बंगाल की खाड़ी में इस तरह से जा रही है। तो ये चली जाती है मेघालय होते हुए, असम होते हुए और हिमालय से टकराकर, और ये भारत में इस क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र से जा रही है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया है, तो यहाँ पे भी हवाएं आती है सबसे, और ये यहीं पे हवाएं फंस जाती है, जिसके कारण विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीन राम में। और कुछ हवाएं घाटियों से ये मुड़ जाती। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि इधर हिमालय पर्वत है, इसे क्रॉस नहीं कर पाती, यानी पार नहीं कर पाती ये, और घाटियों के आधार तल से होते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए, और ये कहां तक आ जाता है? तो उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश होते हुए अरावली से जाकर टकराती है और इस सारे क्षेत्रों में वर्षा कराती है, और यहां तक का क्षेत्र यानी छोटा नागपुर का पठार, ये सारे क्षेत्रों में वर्षा कराती है। अब ये वाली जो शाखा है, ध्यान से समझिए, ये वाली शाखा, तो अब इधर से जो हवाएं जा रही है, तो यहाँ पे गिर पहाड़ी है, और गिर पहाड़ी के ये सारे क्षेत्रों में बहुत वर्षा कराती है, क्योंकि पहाड़ हवाओं को रोक लेती है, और बाकी हवाएं इधर से क्रॉस कर जाती है, क्योंकि इसको यानी रोकने वाले कोई भी पर्वत नहीं है इस हवाओं को, और इधर भी रोकने वाला कोई भी पर्वत नहीं है। तो ये सारे जो क्षेत्र है ये बंजर पड़ जाता है। और अरावली जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है, ये ठीक पवन का समानांतर है। ठीक है, यानी जिधर पवन जा रही है आर्द्र भरी हवाओं को लेकर, ठीक उसी तरह ये है। यदि अरावली पर्वत ऐसे रहता, ठीक है, अरावली पर्वत इस आधार पे ऐसे रहता, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, तब हवाएं जाकर अरावली से टकराती और ये सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा कराती। तो आज जो राजस्थान का थार मरुस्थल देख रहे हैं, ये हरा भरा होता। ठीक है, लेकिन पर्वत कैसा है? ये है समानांतर, पवन के समानांतर। तो जो भी इधर से हवाएं जा रही है आर्द्र भरी, वो जाके इधर से टकरा जाती है शिवालिक से, यानी हिमाचल हिमालय से, या हिमालय से टकराती है, और इधर भी जाके टकरा जाती है कहां? ये सारे क्षेत्र में। तो इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा इस सारे क्षेत्र में रिकॉर्ड किया जाता है। आप जानते हैं बादल फटता कहां है?
भारत में, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में यानी ज्यादा वर्षा हो जाती। क्यों? क्योंकि ये भी शाखा यहाँ पे आके टकरा रही है और ये भी शाखा जाके टकरा रही है, ठीक है, और इधर से भी जाके टकराई, तो सबसे ज्यादा वर्षा आपको उत्तराखंड वगैरह क्षेत्रों में होती है, ठीक है। अब ये जो शाखा है यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग इधर चली जाती है जो म्यांमार होते हुए चीन क्रॉस करती है अराकानियोमा पर्वत के रास्ते, ठीक है, उसके घाटियों के रास्ते, और चीन में सबसे ज्यादा वर्षा कराती है यही शाखा। यही शाखा चीन में वर्षा सर्वाधिक कराती है। जो वहां एक नदी है हांगहो नदी, वो बहुत ज्यादा यानी कहा जाता है कि अपवाह हो जाता है, जलतंत्र भर जाता है, जिसके कारण चीन का उसे शोक कहा जाता है। किसको? तो हांगहो नदी को, ठीक है। तो याद रखिएगा बंगाल के खाड़ी वाले दो शाखा बन जाता है, एक म्यांमार चल जाता है और चीन में वर्षा कराती है, और एक है असम होते हुए और ये पूर्व जो उत्तर भारत है इसमें वर्षा पूरा का क्षेत्र कराती है, और ये तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा यहां पे नहीं करा पाती है, ठीक है। तो इसलिए ये राजस्थान का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत पवन का ठीक समानांतर है, ठीक है, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। यदि ऐसे रहता तब इसे शोक नहीं कहा जाता। यदि हिमालय नहीं होता, ठीक है, तब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कैसा होता? तो वो रेगिस्तानी क्षेत्र होता, पूरा भारत रेगिस्तानी क्षेत्र होता। यदि यहां पर सह्याद्री पर्वत नहीं होता, ठीक है, और भी कुछ जो पर्वत है नहीं होता, तब ये हवाएं डायरेक्ट पार हो जाती, तो ये सब कैसा होता? बंजर इलाका होता। लेकिन ये पर्वत रोक लेती है, तो इसलिए ये सारे क्षेत्रों में वर्षा हो पाती है, ठीक है। इसको वर्षा को बहुत विस्तार से बताएंगे आपको, ठीक है। तो याद रखिए राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? तो अरावली पर्वत को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है, और जो इस क्षेत्र में वर्षा होती है, जैसे देखिए यहां से टकराई, कुछ यहां से टकराती है, कुछ यहां पे बहुत सारा पर्वत है, तो यहां पे सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी यहां पे सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पे गिर पे भी वन और यहां पे भी है, और ये जो देख रहे हैं यहां पे सह्याद्री पर्वत, यानी यहां पे ये सह्याद्री पर्वत, तो ये सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन ये सारे क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये विदर्भ का क्षेत्र हो जाता है, यानी सूखा इस ज्यादा पड़ता है और इधर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको विस्तार से समझेंगे। फिलहाल याद रखिए कि शोक अरावली पर्वत किसका शोक? तो राजस्थान का। धर्म कहा जाए, जैन धर्म पूछा जाए, तो अरावली पर्वत पे ही एक श्रेणी है जिसका एक चोटी है जिसका नाम है माउंट आबू, और इसी माउंट आबू पर ही जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसे माउंट आबू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम जेम्स टॉड, याद रखिएगा जेम्स टॉड, इन्होंने माउंट आबू को, यहीं पर गुरु शिखर के पास ही है, माउंट आबू को संतों का शिखर कहा है, ठीक है। इन्होंने पूरा भ्रमण किए और भ्रमण करने के बाद कहा तो संतों का शिखर किससे कहा? तो माउंट आबू को। याद रखिए कौन? तो जेम्स टॉड। ये बहुत बारीकी प्रश्न है और पूछा जाता है। भारत में संतों का शिखर किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को कहा जाता है। किसने कहा है? तो जेम्स टॉड ने कहा है, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जहां स्थित है उसको। पहाड़ी पूछा जाए, ठीक है, या पहाड़ियां पूछा जाए, अरावली पर्वत श्रेणी में बहुत सारे पहाड़ियां स्थित है, यानी पहाड़ी स्थित है। कौन कौन सा? तो ध्यान से समझिए, ये जो उत्तरी दक्षिणी राजस्थान है, ये दक्षिणी अरावली क्षेत्र है, राजस्थान में अरावली क्षेत्र है। यहां पे एक तो गुरु शिखर पाया जाता है, दूसरा ये जो है ये कोटला पर्वत श्रेणी कहा जाता है। कोटला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कोटला पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। देखिए, और कोटला पहाड़ी के निकट से ही एक नदी निकलती है, साबरमती नदी, और ये अहमदाबाद होती ये वाली नदी गिर जाती है, ठीक है। तो कोटला पहाड़ी हो गया। दूसरा ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये कहा जाता है, ये पहाड़ी को, इस पहाड़ी को कहा जाता है खमनौर की पहाड़ी।
खमनौर, ठीक है, खमनौर की पहाड़ी। देखिए ये खमनौर की पहाड़ी है, ये कोटला पहाड़ी है और ये 56 की पहाड़ी है। 56 याद रखिएगा, 56 की पहाड़ी है। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये जारगा पहाड़ी है, जारगा पहाड़ी, ठीक है, जारगा पहाड़ी। तो ये जो यहां पे देख रहे हैं ये उदयपुर है, यहां पे उदयपुर है। उदयपुर के पास ही बहुत सारे पहाड़ियां पाई जाती है जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन? कोटला पहाड़ी, ठीक है, यहीं से साबरमती नदी निकलती है। खमनौर की पहाड़ी, देखिए ये खमनौर, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतला नदी निकलती, सॉरी इस नदी को नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी, ठीक है, जो चंबल की सहायक नदी है, ये बनास नदी है। ये 56 की पहाड़ी है, देखिए ये वाले जो 56 की पहाड़ी है जारगा पहाड़ी है। ये जो देख रहे हैं ये वाली जारगा पहाड़ी, 56 की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी और कोटला पहाड़ी, ये सब जो है ये कहां है? तो उदयपुर के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, उदयपुर के क्षेत्र में ही स्थित है। और गुरु शिखर उसी के पास है, ठीक है, दक्षिणी अरावली में स्थित है गुरु शिखर, माउंट आबू यहीं पर स्थित है। इसके बाद और चोटी में पहाड़ी में क्या पूछा जाता है? तो देखिए यहां पर ये जो देख रहे हैं ये आपको एक शहर है अजमेर। ये कौन सा शहर है? अजमेर। और अजमेर के पास ही यहां पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को कहा जाता है कौन सा पहाड़ी? तो नाग पहाड़ी। देखिए नाग पहाड़ी, और ये नाग पहाड़ी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 795 मीटर है, ठीक है। इसके बाद उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है चोटी जो 1055 मीटर ऊंची है। और यहीं पे है जयपुर, देखिए ये जयपुर शहर है, पहाड़ी है। और एक पहाड़ी और है, ये पहाड़ी को हर्षनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। कौन सा पहाड़ी? हर्षनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। देखिए ये हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पे है? तो अलवर। ये देख रहे हैं ये अलवर जिला स्थित है, अलवर जिला के पास ही हर्षनाथ की पहाड़ी है। और जयपुर के पास ही कौन सा? रघुनाथ की चोटी है, यानी रघुनाथ पहाड़ी है। अब ध्यान से समझिए ये सारे पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये सभी जो पहाड़ियां हैं ये सभी पहाड़ियां आपको पड़ता है अरावली पर्वत श्रेणी पर। इसके बाद कहा जाए नदी, ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदियां निकलती है? बहुत महत्वपूर्ण। तो यहां पे देखिए खमनौर की पहाड़ी से निकलती है बनास नदी जो राजस्थान में ही बहती है और किसी राज्य में प्रवेश नहीं करती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बनास नदी ये चंबल की सहायक नदी है और इसकी भी बहुत सारे सहायक नदी है। तो यहां से निकलती है, खमनौर के पास से निकलती है बनास नदी, ठीक है, और ये चंबल में जाकर मिल जाती है। दूसरा देखिए नागा पहाड़ी के निकट से निकलती है लूनी नदी। कौन सा? लूनी नदी, ठीक है, और ये राजस्थान में ही ये बहती है और किसी राज्य में नहीं, और कच्छ के ही समीप, ठीक है, यहां पर ही इस क्षेत्र में ही ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है, यानी लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में, ठीक है। तो याद रखिएगा लूनी नदी निकलती है अरावली से। इसके बाद एक और पहाड़ी है, देखिए ये एक कोटला पहाड़ी से निकलती एक नदी निकलती है साबरमती नदी, और गुजरात के अहमदाबाद की खाड़ी में ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी कहा जाता है, ठीक है, ये खाड़ी, इसी खाड़ी में जाकर साबरमती गिर जाती है। और भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो साबरमती नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये तो नदियां आप समझ गए होंगे तीन, बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी। कहां से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। योजना प्रदेश, योजना प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी को क्यों कहा जाता है? तो यहां पे समझिए कि अरावली पर्वत में ही बहुत सारे खनिजों का भंडार है, ठीक है, यहीं पर यानी कहा जाता है कॉपर, ठीक है, सीसा या फिर जस्ता, जिंक या फिर चांदी, ये सभी पाए जाते हैं। कहां? तो अरावली पर्वत श्रेणी में ही
पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर बहुत सारे झील भी है स्थित है। जैसे देखिए यहाँ पे खमनौर पहाड़ी के पास ही यहाँ पे एक झील है जिसे कहा जाता है जयसमंद झील, जयसमंद जिले में ही स्थित है। तो ये बहुत पर्यटन के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे सघन वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये योजना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे? तो अरावली पर्वत। यहीं पे बहुत सारे अभयारण्य भी स्थित है, अभयारण्य है, खनिज संसाधन है। ठीक है, बहुत सारा पर्यटन के लिए घूमने का जगह है, इसलिए इसे योजना प्रदेश में शामिल किया गया है। आकृति पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी की आकृति देख लीजिए, आकृति कैसी है, ये अक्सर प्रश्न आपको पूछेगा। तो इस आकृति का नाम है तानापूरा। तानापूरा आकृति की है। तानापूरा एक वाद्य यंत्र है जो जैसे सरस्वती माँ एक बजाती है। ठीक है, आप देखे होंगे, तो वो तानापूरा की आकृति की जैसी है। ये देख रहे हैं, ये पूरा ये किसकी आकृति के जैसी से माना गया है? तो तानापूरा वाद्य यंत्र के आकृति में अरावली पर्वत को माना गया। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की आकृति कैसी है? तो तानापूरा है। ठीक है, इसके बाद लंबाई पूछा जाए, औसत ऊंचाई पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है ये है, यहां पे लिख देते हैं 930 मीटर ऊंची है, औसत ऊंचाई है। ठीक है, और लेकिन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो होगा गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर। लेकिन औसत पूछा जाए पूरा अरावली का तो 930 मीटर ऊंची है अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई। ठीक है, लंबाई पूछा जाए कि अरावली पर्वत की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा ये 692 किलोमीटर है। कितना? 692 किलोमीटर। कहां से? तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली 692 किलोमीटर है। लेकिन बहुत सारे किताबों में आपको 800 किलोमीटर भी देगा और बहुत सारे किताबों में आपको 900 किलोमीटर भी आपको मिलेगा। लेकिन 692 किलोमीटर आपकी अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई है। ठीक है, जनजातियां पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी जनजातियां स्थित है, तो याद रखिएगा भील, ठीक है, मीना जनजाति और भील जनजाति, मीना जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कहां? तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। दर्रे पूछा जाए, ठीक है, दर्रे तो याद रखिए दर्रे में पूछा जाए तो देखिए एक दर्रा यहां पे स्थित है, उत्तरी जयपुर के पास ही स्थित है एक दर्रा जिसको कहा जाता है पिपली घाट दर्रा। ठीक है, क्या कहा जाता है? पिपली घाट दर्रा। ठीक है, ये किस श्रेणी में है? तो अरावली श्रेणी में स्थित है पिपली घाट दर्रा। एक नागा पहाड़ी के साथ यहां पे दर्रा है, इस दर्रा को कहा जाता है भाभर नाल दर्रा, भाभर नाल दर्रा। ठीक है, यहां पे बाकी दक्षिणी अरावली में 4 दर्रा महत्वपूर्ण है जो उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर के आसपास स्थित है। यहां पे जो दर्रे है उसको कहा जाता है, यहां पे लिख देते हैं हाथी दर्रा। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है सूरा दर्रा या सूरा घाट भी कहा जाता है या दर्रा कहिए, सूरा दर्रा। इसके बाद फुलवाड़ी दर्रा या एक इसके बाद एक कहा जाता है देसूरी नाल, नाल कहिए या दर्रा। तो ये जो 4 दर्रे देख रहे हैं ये सभी किस दक्षिणी अरावली श्रेणी पर ही स्थित है। हाथी दर्रा, सूरा दर्रा, फुलवाड़ी दर्रा, देसूरी दर्रा, जबकि पिपली घाट दर्रा यहां पर स्थित है और भाभर नाल दर्रा मध्य अरावली में स्थित है, अजमेर के पास स्थित है। ठीक है, दर्रा जनजाति भी हो गया, जनजाति में कौन? भील जनजाति, मीना जनजाति, ये सब पाए जाते हैं। आज यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।